नमस्कार, न्यूज 8 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर है। पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या के मामले से जुड़ी ये पूरी जानकारी। पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है और मोहम्मद अशरफ उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारे ने महिला के घर में ग्रिल का कार्य शुरू किया था। लूट के इरादे से वो घर में घुसा था और महिला की हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा भी उसके पास से बरामद कर दिया गया है। हल्द्वानी में 3 नवंबर को पुलिस कर्मी की पत्नी की हत्या के मामले में हल्द्वानी पुलिस ने मोहम्मद अशरफ उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी उद्यम सिंह नगर के किच्छा का रहने वाला है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए ये कहा गया कि लूट के लिए ममता बिष्ट की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी हत्यारे ने महिला के घर में ग्रिल का कार्य किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी का इरादा लूट का ही था, लेकिन पहचान हो गई तो पहचान होने की वजह से उसने अपना इरादा बदला और महिला की हत्या कर दी। घर से लूटी गई नकदी और जेवरात भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा भी पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही आपको बता दें कि इस आरोपी के पास से मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र रावत हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। भूपेंद्र, ये पूरा मामला जरा बताइएगा और अब आरोपी की गिरफ्तारी भी। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा हल्द्वानी में 3 नवंबर की एक घटना है जहां पुलिसकर्मी की पत्नी को अशरफ उर्फ भूरा के द्वारा हत्या कर दी गई और हत्या के बाद वो फरार चल रहा था और पुलिस ने लगभग 10,000 के आसपास जो कॉल डिटेल और अगर देखा जाए सीसीटीवी हवाले और उसके बाद अंत में पुलिस उस हत्यारे के पास पहुंची जो पहले से ही उस परिवार को जानता था और वेल्डिंग का काम करता था, जो उनके मकान में ग्रिल का काम भी कर चुका था। और उसका उद्देश्य साफ तौर पे यही था कि वो लूट के उद्देश्य से आया था और महिला ने उससे पहचान लिया, जिसके बाद वो उसे हत्या करने के लिए मजबूर हुआ थी। चले, बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आरोपी मोहम्मद अशरफ उर्फ भूरा जो वेल्डिंग का काम किया करता था और इरादा इसका लूट करने का ही था, लूट की वारदात को अंजाम देने का ही था, लेकिन क्योंकि महिला ने इसे पहचान लिया, इस वजह से इस शख्स ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। और ऋषिकेश से बड़ी खबर है, जहां गंगा से बरामद हुआ है लड़की का शव। एसडीआरएफ की टीम ने युवती के शव को बाहर निकाला। बैराज कॉलोनी के आंचल के नाम से पहचान हुई है। रविवार को नहर रोड पर गंगा में छलांग लगाई थी। तो जैसे ही एसडीआरएफ को सूचना मिली थी, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तलाशी लगातार की जा रही थी और अब गंगा नदी में से लड़की का शव बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने युवती के शव को बाहर निकाला है। बैराज कॉलोनी में आंचल नाम की लड़की है और यही उसकी पहचान और अब गंगा से बरामद की गई है। रविवार को नहर रोड पर गंगा में उसने छलांग लगा दी थी और तभी से ही उसकी तलाश लगातार जारी थी और अब एसडीआरएफ की टीम को आंचल का शव मिला है और उसको नहर में से, गंगा नदी में से बाहर निकाला गया है। रुड़की पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। दरअसल 20 अक्टूबर को रामनगर निवासी हरीश चांदना लापता हो गए थे। उसके बाद 26 तारीख को उनकी पत्नी कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसी दिन शाम को एक व्यक्ति का शव रेलवे लाइन के पास मिला, लेकिन लापरवाह पुलिस ने शव का गुमशुदा व्यक्ति से मिलान नहीं कराया और लावारिस शव का अंतिम संस्कार यूं ही कर डाला। फिलहाल मामले में एसएसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। देखिए, इसमें कोतवाली गंग नहर में एक महिला के द्वारा अपने पति के गुम होने के संबंध में सूचना दी गई थी, लेकिन उससे पूर्व एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था कोतवाली गंग नहर क्षेत्र में ही। इस संबंध में ये जानकारी अब तक आई है कि उक्त महिला को इन लोगों ने उस व्यक्ति की फोटो देने के लिए निर्देशित किया था। जब तक वो उसके बाद 72 घंटे तक मोर्चरी में उक्त शव रखा रहा। उसके बाद उसका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में यह ज्ञात हुआ कि
जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया है वो उक्त महिला के पति ही थे। तो इस संबंध में किस स्तर पर क्या लापरवाही हुई, किसकी क्या भूमिका रही, इसकी जांच की जा रही है। और बड़ी खबर है, रेप और मर्डर केस के तीनों आरोपी बरी किए गए हैं। उत्तराखंड के चावला रेप और मर्डर केस में सुनवाई हुई थी। रेप और मर्डर मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। तीनों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा उनकी बरकरार रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इनको बरी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेप और मर्डर के केस में इन तीनों आरोपियों को बरी किया गया है। उत्तराखंड के चावला में रेप की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था, ये इन पर आरोप लगा था। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट भी और जिला कोर्ट की तरफ से भी इनको फांसी की सजा का ऐलान किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये लोग पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में इनको बरी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो आरोपियों को बरी किया गया है। तीनों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी और इन तीनों को हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा जो ट्रायल कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी उसको बरकरार रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इन तीनों लोगों को बरी कर दिया गया है। चावला रेप और मर्डर केस में सुनवाई हुई और इन तीनों आरोपियों को अब बरी किया गया है। ये पूरा मामला 2012 का ये मामला है जो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के चावला में इन्होंने ये दरिंदगी की थी। उत्तराखंड की रहने वाली थी युवती जिसके साथ इन्होंने दुष्कर्म किया। 19 साल की युवती के साथ दरिंदगी की थी। पहले अपहरण किया, फिर रेप किया और उसके बाद हत्या कर दी। दरिंदों ने आंखों में तेजाब भी डाला और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको बरी कर दिया गया। विकासनगर से बड़ी खबर है, पुलिस के हत्थे चढ़ा है एक नशा तस्कर। लगभग 112 ग्राम अवैध चरस के साथ इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के सहारनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। एनडीपीएस एक्ट 8/20 में ये केस दर्ज किया गया था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं विकासनगर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पुलिस के हत्थे चढ़ा है ये नशा तस्कर। लगभग इसके पास से 112 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। इस अभियुक्त को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि ये शख्स जो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि वो यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है। एनडीपीएस एक्ट 8/20 में केस दर्ज किया गया था और इस तस्कर की तलाश लगातार पुलिस को थी। इसको लेकर लगातार तफ्तीश जारी थी और अब ये पुलिस के शिकंजे में पहुंच चुका है और पुलिस के हत्थे चढ़ा है ये तस्कर और इसके पास से 112 ग्राम अवैध चरस भी बरामद की गई है। इस अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्कर सहारनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है जिस पर ऑलरेडी एक केस दर्ज है। और देहरादून में अब डेंगू पर थोड़ी लगाम लगी है। डेंगू के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रतिदिन 9 से 10 केस ही सामने आ रहे हैं। पहले प्रतिदिन 50 से 60 केस सामने आया करते थे। अब तक 1343 डेंगू के केसेस सामने आ चुके थे, लेकिन अब डेंगू के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। जिस तरीके से नगर निगम की तरफ से भी फॉगिंग की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तमाम सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है, तो अब ये ग्राफ थोड़ा नीचे आ गया है और अब जो पहले 50 से 60 केसेस आए दिन दर्ज किए जा रहे थे डेंगू को लेकर, अब वो केसेस 10 पर आकर सिमट गए हैं। पहले प्रतिदिन 50 से 60 केसेस सामने आते थे और अब ये केसेस 9 से 10 पर आकर सिमट गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। सुरेंद्र, डेंगू को लेकर किस तरह से तैयारी भी वहां की जा रही है, उससे बचाव को लेकर भी, और अभी स्टेटस क्या है? डेंगू के मामले ये अच्छी बात है कि किसी तरह का डेथ रेट नहीं हाइक हुआ है और बहुत ज्यादा कोई स्थिति नहीं है, लेकिन जो मामले बढ़ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं और पहले की तुलना में थोड़ा सा मामले कम हुए हैं। चिकनगुनिया के मामले भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभावित हैं उन क्षेत्रों में लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों में मामले और कम हो सकते हैं।
ठीक, सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रतिदिन जिस तरह से 50 से 60 केसेस सामने आया करते थे और लगातार स्वास्थ्य महकमे पर भी सवाल उठने खड़े हो गए थे, नगर निगम के फॉगिंग और तमाम तैयारियों को लेकर अवेयरनेस अभियान जो चलाए जाते हैं उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े उठने शुरू हो गए थे। अब थोड़ी लगाम लगी है, ग्राफ नीचे आया है। जहां पहले 50 से 60 केसेस प्रतिदिन आया करते थे, अब 9 से 10 केसेस सामने आ रहे हैं। और बद्रीनाथ से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम में आशीर्वाद लेकर इस यात्रा की शुरुआत की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा वहां मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी इस यात्रा में शामिल हुए। पूर्व विधायक मनोज रावत समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो जो देश का अंतिम गांव है माना, वहां से इस यात्रा की शुरुआत की गई है और वहां पर तैयारियां लगातार जारी ही थी। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से तैयारियां की जा रही थी। अब बद्रीनाथ धाम में पहले आशीर्वाद लिया गया और उसके बाद फिर माना गांव से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। और बताया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा देवभूमि में हर जिले में जाएगी, हर जिले का सरोकार इसमें होगा। और अब देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी वहां पर मौजूद थे। तो वहीं जो नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य, वो भी इस यात्रा में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा। बद्रीनाथ से इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। कांग्रेस ने भारत के आखिरी गांव माना से अपनी भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया है। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने यात्रा में हिस्सा लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी, उप नेता सदन कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता यात्रा को सफल बनाने के लिए माना गांव पहुंचे थे। तो वही कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसानों के बहाने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार किसानों की आय बढ़ाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को लोन पर ट्रैक्टर लेने पर 11% ब्याज देना होता है। विधायक आदेश चौहान ने कहा है कि सरकार ब्याज बढ़ाकर किसानों की आय दोगुनी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उधम सिंह नगर में। किसानों से बातों की शुरुआत की, लेकिन आड़े हाथों लेते हुए नजर आए हैं प्रदेश सरकार को कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान, जिन्होंने किसानों के बहाने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि एक तरफ तो सरकार किसानों की आय बढ़ाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को लोन पर ट्रैक्टर लेने पर 11% ब्याज देना होता है। मुझे एक बार ज्ञात हुआ कि सरकार का कहना था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, तो मैंने विधानसभा में बात रखी थी कि साहब, किसान अगर लोन लेने जाता है ट्रैक्टर के लिए, यंत्रों के लिए, तो उस पर ब्याज अधिक लिया जाता है, जबकि वाहनों पर ब्याज कम लिया जाता है। अगर आप कार खरीदने जाएंगे तो उसको देना पड़ेगा ब्याज 7.5%, और ट्रैक्टर से अगर ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे तो उसे देना पड़ेगा लगभग 11%। तो लगभग जो अंतर है भाई, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम किसानों की आय बढ़ाएंगे, तो क्या अधिक ब्याज वसूल कर आय बढ़ाई जाएगी? तो ये सरकार की जो उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की मंशा है, किसानों को लाभ पहुंचाने की नहीं है। उत्तराखंड भाजपा ने संगठन के 19 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। इस बार भाजपा संगठन के जिला अध्यक्षों में युवा मुख्यमंत्री और युवा प्रदेश अध्यक्ष की छाप भी नजर आ रही है। लगभग 80% अध्यक्ष युवा हैं, जो एबीवीपी या फिर युवा मोर्चा से आए हुए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना यह है कि संगठन को भाजपा में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। सभी नए जिला अध्यक्ष अनुभवी हैं, युवा जोश के साथ कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर तीसरे वर्ष जो है कि संगठनात्मक चुनाव पूरे देश के अंदर कराती है। उसी के तहत हम लोगों ने जनपदों के भी जिला संगठन के चुनाव कराए हैं। इसमें सभी तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व है। इसमें युवा भी हैं, सीनियर भी हैं, मातृशक्ति में महिलाएं भी हैं, और अपने अन्य वर्गों से भी लिया गया है।
उत्तराखंड भाजपा ने 19 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इस बार खास ये है कि 80% से ज्यादा जिला अध्यक्ष युवा हैं, यानी युवा मोर्चा और एबीवीपी पे काम करने वाले लोगों को तरजीह दी गई है। इससे साफ है कि युवा मुख्यमंत्री और युवा प्रदेश अध्यक्ष की छाप इस पूरे संगठनात्मक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में दिख रही है। इसका मतलब ये भी है कि भाजपा निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत तरीके से जुट चुकी है। अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि 19 नए जिला अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने और राज्य सरकार की योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की ओर लगातार काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दूसरी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आने लगे हैं कार्यकर्ता। दूसरे दलों के पदाधिकारियों ने बीजेपी का दामन थामा है। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने पार्टी में उन कार्यकर्ताओं को शामिल कराया। बीजेपी के कार्यों से जनता प्रभावित है, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने बयान में कहा है। लोकसभा में बीजेपी भारी मतों से जीतेगी, ये भी वो अपने बयान में कहते नजर आए। हरिद्वार के बीजेपी कार्यालय में उन्होंने शपथ दिलाई है उन तमाम कार्यकर्ताओं को जो दूसरी पार्टी को छोड़कर अब कमल का दामन थामने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरिद्वार में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और दूसरी पार्टी छोड़कर आ रहे कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने लक्सर और खानपुर विधानसभा सीट से दूसरी पार्टी छोड़कर आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई। हरिद्वार बीजेपी के जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रुड़की के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संदीप गोयल और हरिद्वार के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शोभा राम प्रजापति का भी सांसद निशंक ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सैकड़ों लोग छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं और पूरे जिले से बहुत महत्वपूर्ण लोग हुए। इधर यदि देखेंगे तो लक्सर से और खानपुर विधानसभा से भी सैकड़ों लोग आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। वही सम्मिलित होने का कार्यक्रम आज था, लेकिन इसमें एक और कार्यक्रम जुड़ गया कि हमारे दोनों जिलों की जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई, तो उनका भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर अभिनंदन किया। निशंक जी के अभी जो चुनाव हुआ उसमें पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया और भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करती रहती है, तो उसे बहुत ज्यादा उसमें करने के लिए ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी काम न करती हो। और हमारे यही रहेगा कि जितना भी हम जाते बूथ स्तर तक हमारी पार्टी चली गई, हम बूथ को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। और चलिए फिलहाल रुके एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।